तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और क्यों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले समझते हैं। ये जो वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा है, ये ना दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रो, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और जैसे ही शब्द केमिस्ट्री आया है, इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ हो रहा होगा। और केमिकल रिएक्शन है मतलब कहीं ना कहीं यहां पर कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। और इलेक्ट्रिसिटी का तात्पर्य है कहीं ना कहीं यहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच का क्या है? रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन्हीं का आपस में रिलेशनशिप और उसकी पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry that deals with the study of chemical changes. Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of chemical changes which occur on passing electrical current into certain chemical system, on passing electrical current on certain chemical system, and also with the generation of certain chemical system, and also with the generation of electricity, and also with the generation of electricity by carrying a chemical reaction, full stop। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज हो रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या फिर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसी की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। डन। ये एक छोटा सा माइंड मैप टाइप का है, इसको आप अपने कॉपी में उसके ठीक नीचे बना लीजिए ताकि आपको फर्दर थोड़ा सा समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। ये बना लिए? इसको आप ठीक उसके नीचे बना लीजिए ताकि ये समझ में आए कि इलेक्ट्रो वर्ड क्या, इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मींस something related to chemical reaction, and chemical reaction related to chemical energy, and energy can be converted to energy। तो one form of energy getting converted into another form of energy, इसी की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। Got it? आगे बढ़े। अब जो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अभी जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या है? पहला है, लिखिएगा मत, हम लिखवाएंगे। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री ये एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां पर आप केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जो डिवाइस ये काम करने में हमें मदद करता है, उस डिवाइस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या होता है वो आप लिखिए, राइट। सेल के बारे में लिखिए, द कंटेनर और वेसल, द कंटेनर और वेसल where these changes are carried out, the container or vessel where these changes are carried out, the container or vessel where these changes are carried out or studied is known as cell, is known as cell, is known as cell. अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, राइट। द प्रोसेस ऑफ conversion of a chemical energy of a spontaneous reaction, the process of the conversion of the process of the conversion of the process of the conversion of spontaneous chemical reaction, the process of conversion of the process of conversion of chemical energy, the process of conversion of chemical energy of a spontaneous chemical reaction, of a spontaneous chemical reaction, spontaneous chemical reaction into chemical energy, into chemical energy is known as electrochemical chemistry, is known as into electrical energy is known as, माने केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, is known as electrochemical chemistry, full stop. And the device which is used, and the device which is used to convert chemical energy into electrical energy, and the device which is used to convert chemical energy into electrical energy is known as electrochemical cell, is known as electrochemical cell. Then ये फोटो आप बना लीजिए, ठीक उसके नीचे आप ये डायग्राम बना लीजिए। और एक और काम करना है, ये जो आपने लिखा है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन करना है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए। पहले एक बार दोनों लिख लीजिए, दोनों टाइप, फिर स्पॉन्टेनियस का मतलब बताता हूं। डन, आगे बढ़े। ये डायग्राम बना लिए, जल्दी बनाइए, ड्रॉ दिस। इसको बना लीजिए। तो फिर सेकेंड लिखिए, राइट, सेकेंड वन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। सेकेंड लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री। the conversion of
electrical energy, the conversion of electrical energy into a chemical energy of a non-spontaneous chemical reaction, of a non-spontaneous chemical reaction is called electrolytic chemistry. Is called electrolytic chemistry, and the device which is used to convert electrical energy into chemical energy is known as electrolytic cell. तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर ले, केमिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर भी ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस है इसको आप क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या, जो रिएक्शन खुद से हो जाए उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपने पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने के एंड में आपने क्या पढ़ा था, गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ा था, याद है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। याद है, पढ़े थे ना क्लास 11th में। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल पहले भी दिया होगा, फिर दोबारा दे रहा हूं। मान लीजिए क्लास में आपने कोई बदमाशी किया, मान लीजिए क्लास में आपने क्या किया, कोई बदमाशी किया। अब क्लास में जब आप बदमाशी किए हैं और आपकी क्लास टीचर या आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको कहां लेकर जा रहा है, प्रिंसिपल सर के कमरे में लेकर जा रहा है। आपका जो मूवमेंट है बदमाशी करने के बाद क्लासरूम से प्रिंसिपल के रूम तक जाने का, ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रिंसिपल टीचर बोल रहा होगा, चल सर प्लीज प्लीज सॉरी, अब लास्ट बात सर, आज के बाद कभी नहीं करें, कभी नहीं सर, कसम कसम, कभी पापा फोन, कभी आज के बाद कभी नहीं करें, बोलते नहीं बोलते। अच्छा, वहीं पर इसका उल्टा, आप बहुत अच्छा कुछ काम किए, आप क्या किए, आप कोई क्लास में टॉप कर गए, या कोई खेल खेलने बाहर गए थे और आप जीत के आ गए, या आप कोई डिबेट में किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए थे और फर्स्ट प्राइज पाए, और टीचर आपको बुलाई कि आदित्य कुमार प्लीज प्रिंसिपल वांट्स टू मीट यू। आप फिर कैसे जा रहे हैं, और आप पूरा मॉर्निंग, तो उस टाइम जो आपका स्टेप्स है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। उस टाइम आप जो जा रहे हो कैसा है, स्पॉन्टेनियस जा रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या करना पड़ रहा है, टीचर जबरदस्ती आपको घसीट रहा है, आपको खींच रहा है, फिर भी आपका कदम इतना भारी हो गया है कि अंगद का पांव हो गया है, आप उसका हिला नहीं पा रहा है टीचर। लेकिन जब आप जीत के कुछ आए हैं तो उस टाइम आप बड़ी आसानी से, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जहां पे आप फील कर पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने शायद पहले भी दिया होगा। ठंड की रात है, कैसी रात है, पूरा एकदम ठंडा रात है। अभी गर्मी में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज्यादा फील नहीं आएगा, ठंडा में एग्जाम्पल देते हैं और ज्यादा फील आता। एकदम ठंडा रात है, भयंकर ठंडा, 9:30-10 बज रहा है और टेम्परेचर है लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस।
आप ऑलरेडी कहां जा चुके हैं? कंबल के अंदर, अपना तकिया के अंदर पूरा सेटलमेंट हो चुका है। अब या आप मोबाइल देख रहे हैं या आप कोई फिल्म वगैरह देख रहे हैं और अब कुछ ही देर में अब आप सोने वाले हैं। तभी अचानक से घर में, आपके घर में कोई एक गेस्ट आ जाता है और जैसे ही गेस्ट आया, आपकी मम्मी, मैंने कोई चाय पिएगा, भाई गेस्ट है चाय पिएगा, आपकी मम्मी को बोला, मम्मी आपको बोल नहीं, इस बार आदित्य को नहीं भेजते, इस बार सुवर्णा को भेजते। सुवर्णा जाओ बेटा नीचे से दूध ले आओ, चाय बनाना है, खत्म हो गया। तो अरे मम्मी यार तुम क्या ऐसे, ये कोई टाइम है दूध लाने का? यूं मन लगे मम्मी को पूरा सुनाते जा रहे हैं। ऑब्वियसली सुनाएंगे। आदित्य रहता तब तो ये कहता भैया हम तो सो चुके, खम्भा कह हम तो सो चुके, अब तुम जिसको जो बोलना बोलो, मैं तो सो चुका। आई तो पूरा अंदर मुंडी कर लेगा। लेकिन आपका वहां से उठ के दूध लाने का जो प्रोसेस है, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप ऑलरेडी एक सेटलमेंट फेज में जा चुके हैं। अब आपसे कोई कह रहा कि तुम अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करके कहां जाओ, दूध लाने जाओ, नहीं जा रहे। लेकिन तभी अचानक से आपकी मम्मी के मुंह से क्या आवाज आता है? अजी सुनते हैं। जैसे ही मम्मी ये बात बोली, आदित्य मम्मी के बगल में, अरे कब से तुमको पैसा मांग रहे, दो ना पैसा। 2 बार बोल दिए पैसा दो पैसा दो पैसा दो, पैसा नहीं दे रही, करी दूध ले आओ दूध ले आओ दूध ले आओ, लो पैसा दो। अभी जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस था, ऑटोमेटिक जैसे ही मम्मी के मुंह से आवाज आया, अजी सुनते हैं, तुरंत से वो प्रोसेस किसमें कन्वर्ट हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वहां पे थोड़ा सा कड़ाई रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है। स्पॉन्टेनियस में कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इससे हम लोग समझते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। केमिकली या मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो डेल्टा जी लेस देन 0 इज स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा डी ग्रेटर देन 0 इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए। पूरा का पूरा चैप्टर इसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आधे पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आधा पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो आपको क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी देगी। और वो किसी केमिकल रिएक्शन जो नहीं हो रहा था उसको क्या करवा देगा? करवाने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है और जो केमिस्ट्री है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री बोलते हैं। आगे लिखिए, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंडक्टर समझने से ज्यादा कंडक्टर किसे बोलते हैं तो लिखिए, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस which allows the electricity to pass through it. Conductors are the substance which allows the electricity to pass through them. Full stop. These are the substance in which the energy gap, these are the substance in which the energy gap, these are the substance in which the energy gap between valence band and conductance band, valence band and conductance band is equal to 0. याद आ रहा है? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब मैंने आपको पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया था तो मैंने जरूर यह बताया होगा कि आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। यह आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके ठीक ऊपर एक बैंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस बैंड होते हैं। और जब वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड ओवरलैपिंग इन नेचर होते हैं, दैट इज जो Eg है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है? 0 है।
तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गए? कंडक्टेंस बैंड में पहुंच गए। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड में पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहां कहीं भी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ये लॉजिक क्लियर है? तो हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ाए थे तो अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हमने इसको पढ़ाया था, याद है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आधार पर जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर आपने हेडिंग डाला, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर के अंदर लिखिए, द कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप, द कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला मेटालिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहला मेटालिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हेडिंग डालिए मेटालिक कंडक्टर, हेडिंग डालिए मेटालिक कंडक्टर। अब ये मेटालिक कंडक्टर किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। मेटालिक कंडक्टर मतलब ऐसा कोई भी मेटल जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे वैसे तो पूरी अभी केमिकल, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी बचा हुआ है, थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, तो वहां पे पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए बता दूं कि जहां कहीं भी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक बहुत अच्छा क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या देख लीजिए, फिर इकट्ठे एक ही बार लिख लेंगे। ये आपका कंडक्टर, यानी ये मेटल का रॉड है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ये एटम्स हैं। ये क्या है? ये एटम्स हैं। दीज ऑल आर दी एटम्स, दीज ऑल आर दी एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दी कंडक्टर। दीज आर दी एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दी कंडक्टर। अब ये जो एटम्स हैं इनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। इनके पास अपना एक नहीं होगा, होंगे तो बहुत सारे, पर हम लोग बनाने के लिए क्या बना रहे हैं? सिर्फ एक ही बना रहे हैं, पर होंगे तो बहुत सारे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव है, तो रैंडमली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। रैंडमली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। जब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़िएगा तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? दिस टर्मिनल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस टर्मिनल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है? अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल को देखकर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर क्या कर लेगा? खींचेगा। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, और पीछे से कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है, वो इसको क्या करेगा? धक्का लगाएगा। वो इसको क्या करेगा? धक्का लगाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव नहीं करेंगे, एक नया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, ड्रिफ्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसका और मतलब बताएंगे। अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर होगा? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यह है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां पर जो ये एटम्स हैं, इन एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? दीज एटम्स आर कॉल्ड एज कर्नेल्स। इनको क्या कहते हैं? कर्नेल्स कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो पहले लिख लीजिए, फिर ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। राइट? मेटालिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स, metallic conductors are those conductors which conducts electricity, due to the movement of electron, due to the movement of electron. These conductors are also known as electronic conductor. Electrons, these conductors are also called as electronic conductor. Why this is called as electronic conductor? Because of movement of electron. यहां पे कौन रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, द मेटालिक कंडक्टर्स आर जनरली मेड अप ऑफ, द मेटालिक कंडक्टर्स आर जनरली मेड अप ऑफ metals, non-metals, non-metal, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेफाइट। थर्ड, सेमीकंडक्टर्स, नॉन मेटल में सिर्फ एक ही, कौन? ग्रेफाइट। थर्ड लिखिए सेमीकंडक्टर, ब्रैकेट में लिखिए मेटलॉइड्स, ब्रैकेट में लिखिए मेटलॉइड्स। और लास्ट एलॉय, और लास्ट लिखिए एलॉय। लास्ट लिखिए एलॉय। डन? बस इसके बाद आप ये पूरा फोटो अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसको आप अपनी कॉपी में बनाइए। तो आपने बना लिया होगा इसको। उसके नीचे बस एक लाइन कर्नेल्स के बारे में लिख लीजिए। राइट? कर्नेल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज, कर्नेल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज आफ्टर द रिमूवल ऑफ, after the removal of loosely bound valence electron, after the removal of loosely bound valence electron from the outermost shell या from the valence shell। तो कर्नेल्स क्या है? इन इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद जो बच जाता है वही क्या है? कर्नेल्स है। हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द metallic conductivity, factor affecting the metallic conductivity, factor affecting the metallic conductivity, factor affecting the metallic conductance। क्या क्या फैक्टर हैं जिसे मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है? ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है? कंडक्टर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की डेफिनेशन डिपेंड करती है
उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। जहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो गुड कंडक्टर, जहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम वो बैड कंडक्टर। पॉइंट नंबर टू, सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट डू मीन बाय पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल? मान लीजिए कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूं और साथ में मैं सीजियम की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड सेल में रिसाइड करता है। कहां रिसाइड करता है? थर्ड सेल में। वेरएस जब मैं सीजियम की बात करता हूं, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है जहां पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा होगा, वो मेरे ख्याल से सातवां छठा सेल होगा। 1 2 3 4 5 6, यहां पर उसका आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा। अगर इसका आउटरमोस्ट सेल इसके न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका जेड इफेक्टिव जो है वो काफी कम होगा और इसका जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट काम है, पर इसका इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली आसान काम है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो ये फ्रीली आसानी से मूव कर सकता है, और अगर ये फ्रीली आसानी से मूव करेगा तो ये आसानी से कंडक्ट भी करेगा। तो अगर पीरियड की बात करें यानी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसी का कंडक्टिविटी कम है। पॉइंट नंबर 2, गोइंग टू द थर्ड टॉपिक। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको भी थोड़ा समझिए। सोडियम है, उसके आउटरमोस्ट में, उसके आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्युमिनियम है, उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। और आखिरी पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉमन सेंस है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी रैंडम मोशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन क्या होगी? ज्यादा होगी। रैंडम मोशन का तात्पर्य क्या है? रैंडम मोशन मतलब फ्री मूवमेंट। रैंडम मोशन मतलब फ्री मूवमेंट ज्यादा, और फ्री मूवमेंट ज्यादा मतलब इनडायरेक्टली कंडक्टिविटी ज्यादा। तो कुल मिला के ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला कह रहा है कि नेचर ऑफ कंडक्टर, वेदर इट इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। सेकेंड, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो जेड इफेक्टिव किसी का ज्यादा होगा किसी का कम। और तीसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और चौथा टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर जो है ये डिसाइड करता है कि आपकी कंडक्टिविटी कैसी होगी। डन। इसका हम लोग को इस चैप्टर में कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। पर चूंकि कंडक्टर पढ़े हैं, और कंडक्टर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, तो मेटालिक कंडक्टर भी पढ़ना जरूरी है। वैसे ये वाला जो मेटालिक कंडक्टर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो अगली क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पढ़ के और फिर इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।